जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहेंगे उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक की नाइट लैंडिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विपक्षी दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार। मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डीपफेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनके निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 साल के दौरान MBBS सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो गई हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को लैंड कराया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक के धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 से 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। साथ ही कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का आग्रह किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से जो ठिठुरन है बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को रैन बसेरों का आश्रय उन्होंने लिया है। बात जम्मू कश्मीर की अगर करें तो तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर का असर यहां भी जारी है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। भगवान शाम सदाशिव महादेव के त्रिनेत्र में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास है और यही तीनों तत्व श्री राम के नाम में वास करते हैं। सरयू नदी के श्री राम घाट पर बसा महादेव का श्री नागेश्वर नाथ मंदिर श्री रामलला विराजमान के नए प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में उल्लास चरम पर है। 22 जनवरी को यहां पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ भी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो, हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे। यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। मां सरयू के राम घाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है, महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में दो लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में, उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उसके आधे पुण्य
अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसके कुछ दृश्य। मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाले डमरू और घंटे की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती हैं। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले रामपथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सनातन में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त में करने का प्रावधान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जिस ज्योतिष ने निकाला है वह काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री ने डीडी न्यूज से मुहूर्त की महत्ता तो बताई ही, साथ ही भगवान राम के काशी निवास के संदर्भ में भी जानकारी दी। गणेश्वर शास्त्री जी वह शख्सियत हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण हुआ या जो शिलान्यास किया गया उसका भी मुहूर्त इन्होंने ही निकाला था। और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, उसका भी मुहूर्त गणेश्वर शास्त्री जी ने ही निकाला है। ये जो आपने निकाला है मुहूर्त, इसकी क्या महानता है, क्या महत्ता है? मकर संक्रांति हो जाएगी, उत्तरायण हो जाएगा 15 जनवरी तक। उसके बाद 22 जनवरी को है, मकर में सूर्य रहेंगे, उत्तरायण में शुभ कार्य सब होते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, देश को, देशवासियों को ये जो शुभ मुहूर्त है इसका क्या लाभ होगा? विश्व के कल्याण के लिए ही भगवान की प्रतिष्ठा होती है, तो विश्व का कल्याण होगा, लोगों में सुमति आएगी, अच्छे विचार आएंगे, मानसिक विचार अच्छे रहेंगे और जो कार्य हाथ से होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए कुल मिलाकर के ऐसा है कि भारतवर्ष का अभ्युदय निश्चित है, अभिवृद्धि निश्चित है। जो भी राम जी के भक्त होंगे उनका अच्छा होगा। काशी का महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वेश्वर भी हैं। तो काशी से अयोध्या का मिलन, अब शास्त्री जी आप इसको कैसे देखते हैं? काशी में विश्वनाथ जी यहाँ जो प्राणी अंतिम समय में रहते हैं उनको राम नाम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। तो बाबा विश्वनाथ निरंतर पार्वती के साथ यानी अन्नपूर्णा के साथ राम नाम का जप करते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। रामकृष्ण परमहंस जब आए थे काशी तो उनको ये भी दिखा मणिकर्णिका पर कि भगवान विश्वनाथ जो मर रहा प्राणी उसको उसके दाहिने कान में राम नाम का उपदेश करते हैं। माता पार्वती जी अपने अंचल से उसको हवा करती हैं, कष्ट न हो इसलिए। तो बाबा विश्वनाथ के आराध्य दैवत हैं राम जी, इसलिए काशीवासियों को इसका बहुत ही आनंद है। अयोध्या में राम मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। रामघाट से ही गणेश्वर शास्त्री जी ने मुहूर्त निकाला है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। कितना गहरा संबंध है विश्वेश्वर का श्री राम से। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।
और आइए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। रंग बिरंगी बल्गेरिया, કંબોડિયા, સંસ્કૃતિનું આ મિલન છે। આજથી લઈને 13મી તારીખ સુધી અમદાવાદના આ આકાશમાં એમના અદ્ભુત પતંગો ઉડાડશે। આ વિશ્વમાં આ નામ કરશે। કોસ્ટારિકાથી આ છે પતંગબાજ। પછી આવી રહ્યું છે अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के लिए प्रतिभागी भगवान राम की छवि वाली पतंगे लेकर आए हैं, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला पहुंची, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आई आसानी की कहानी साझा की। वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ भी ली। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में शुक्रवार को दुखरण नाथ मंदिर और चौक बाजार में प्रचार वाहन से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। जिले के गांव में 10 प्रचार वाहनों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। प्रचार वाहन से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगरवासियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में आए लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित बुकलेट और कैलेंडर का वितरण किया गया। इसमें वो है पूरे भारत में जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से वो पूरी बातें सबके सामने लाई गई हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर्स भी हैं और छोटे छोटे किताबें दी जा रही हैं, बुकलेट दी जा रही हैं कि लोग जान सकें कि क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है। और उन लाभों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये सब व्यवस्था किया गया है कि अगर हम उनको पिक्चराइज माध्यम से दिखा देंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सी योजना हमारे लिए मुफीद है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ का जिक्र किया और साथ ही इन योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी साझा की। हमें कॉलोनी भी मिला, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, राशन भी मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई भी मिली थी। हाँ, सारे व्यवस्था हमें मिल रहा है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अब हमको एक राशन कार्ड मिल रहा है और मैंने राशन मिल रहा है और उसके बाद में ये किसान निधि मिल रहा है। अब ऐसे खर्चा चल जाता है, जैसे कोई बीमारी आती है, कोई परेशान हो जाता है, कपड़े लत्ते की जरूरत होती है तो काम से खर्चा चलता है। आयुष्मान कार्ड मिली है। हाँ, फिर वैसे हम आँख खोला है, दोनों आँख ऑपरेशन कराया। सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। ये सरकार की ये जो गैस वाली सुविधा ये मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, बराबर राशन मिल रहा है और जो सरकार की सारी सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। देश और दुनिया से आने वाले सैलानियों के लिए गंगा में आकर्षण का प्रमुख केंद्र साइबेरियन पक्षियों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्राणी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां 12वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी
जातीय पार्टी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना की। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. बात करते हैं यूक्रेन की, जहां रूसी मिसाइली हमले में 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि S-300 मिसाइलों ने डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के कब्जे वाले प्रोकोवास्क शहर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश नृशंसतापूर्वक नागरिकों को मार रहा है, जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सुरक्षा बलों ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को हमेशा ऐसे हमलों के परिणामों को महसूस करना चाहिए। रूस ने अभी तक हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रोकोवास्क डोनेट्स्क शहर से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। युद्ध से पहले इसकी आबादी लगभग 60,000 थी। कुछ निवासी खतरों के बारे में आधिकारिक चेतावनियों के बावजूद लौट रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। पहले मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम की नज़र दूसरे मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज जीतने पर होगी। एक दिवसीय सीरीज में तीनों मैच गंवाने के बाद भारतीय महिला टीम ने पहले T20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। यह ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिला टीम की T20 में सबसे बड़ी जीत है। पहले मैच में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। दूसरे T20 में भी भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।